दोस्तों नमस्कार। आपका डॉक्टर सुनीता सक्सेना बायो क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, श्वसन तंत्र के बाद, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप प्लीज अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको सभी कुछ समझाया गया है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसी के साथ में इसमें कितने तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं और इसके साथ में हम पढ़ने वाले हैं कि परिसंचरण तंत्र के प्रकार के साथ ही कि ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, रक्त की कॉम्पोजिशन क्या है, ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और साथ ही इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लसिका तंत्र का तंत्र के बारे में भी इसमें पढ़ाएंगे, तो प्लीज अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आता है इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परिवहन तंत्र है ये, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड के फॉर्म में और लिम्फ के फॉर्म में। थ्रू आउट द बॉडी इट डिलीवर्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स टू बॉडी टिश्यूज एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ब्लड के फॉर्म में और लिम्फ के फॉर्म में। और ये जो है सर्कुलेशन के दौरान किस किस का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का, जो हमारी बॉडी में जो हम इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन का करता है। न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे, न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, जो कि डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, हार्मोन्स है, ठीक है। और इसी के साथ में ये तो हो गए हमारे यूजफुल कंपोनेंट, साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मेटाबॉलिक वेस्ट है इसको भी ये लेकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक छोड़ता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या है, ये कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अभी हमने बताया था कि डाइजेशन के बाद में जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, तो इसको ये लेकर एब्जॉर्ब करके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके हमारे पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी हैं, दो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इनको भी एल्वेलाई से लेकर टिश्यूज तक पहुंचाता है और टिश्यूज में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फिर से लंग्स या एल्वेलाई तक पहुंचाता है। देन थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं, तो इनका ये ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन्स, क्योंकि उनमें डक्टलेस ग्लैंड्स है, कोई डक्ट तो होती नहीं है, तो वहीं से हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में छोड़ दिए जाते हैं और फिर ब्लड लेकर उनके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। देन नेक्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो हमारी बॉडी में इतने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं और इतने सारे हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, इसको रिमूव करता है बॉडी से। अगला है रेगुलेशन। ये रेगुलेशन का काम भी करता है, नियंत्रण का कार्य भी करता है ये। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको ये बनाए रखता है, क्योंकि पूरी बॉडी में बराबर सर्कुलेट हो रहा है, इससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है। और पीएच को भी रेगुलेट करता है और हमारे फ्लूइड को भी बैलेंस करके रखता है। तो ये इसका रेगुलेशन वाला पार्ट हो गया। फिर आता है प्रोटेक्शन। ये किस तरह से बचा के रखता है, हमारा प्रोटेक्शन करता है, बचाव करता है। तो ये प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है एंड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस बाय क्लॉटिंग, क्योंकि क्लॉटिंग की यदि प्रोसेस नहीं होगी तो कहीं पर भी हमारा ब्लड निकलने पर वो लगातार बहता रहेगा और हमारी बॉडी में खून की कमी से ही जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल सिचुएशन वहां पर डेवलप हो सकती है। इसलिए ये प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है और ब्लड लॉस, क्लॉटिंग के द्वारा ब्लड लॉस को भी रोक के रखता है।
तो इस तरह से ये हो जाते हैं हमारे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिसके सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो फिर अब आगे क्या पढ़ने का है हमको, कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंपोनेंट्स को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक है हार्ट या हमारा हृदय, दूसरा है ब्लड जो पंप होता है, हार्ट पंप करता है, और तीसरा है ब्लड वेजल्स एंड फोर्थ वन इज लिम्फ। तो इसको थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं, फिर बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, हार्ट है सबसे पहला जो हार्ट। ये क्या है, हार्ट मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो पूरा ब्लड से भरा हुआ है और पूरी हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन करता है तो उसे भरा हुआ ब्लड पंप होता है आर्टरीज में, और फिर जब रिलैक्स होता है तो इसमें जो ब्लड है वो भर जाता है। इस तरह से पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर, बहुत ज्यादा मसल्स, हार्ट मसल से बना हुआ है जो जीवन पर्यंत लगातार पंप करता रहता है ब्लड को। ठीक है, फिर इसके बाद पंप्स ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पंप करता है। और इसमें कितने चैम्बर्स हैं तो आपको याद रखना है, इसमें 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं हार्ट में, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, सो इट इज 4 चैम्बर्ड। देन सेकेंड कंपोनेंट इज ब्लड, जो इसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो ब्लड। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यदि टिश्यू के बारे में कहें कि कौन सा टिश्यू है, ये तो फ्लूइड, तरल है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है और ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को एंड वेस्ट को। तो हमारी बॉडी में जितना कुछ भी अच्छा है, बुरा है, जितनी भी किसी भी चीज को यहां से वहां ले जाने का, लाने का काम है, तो वो कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, एमिनो एसिड हो, ग्लिसरॉल हो, फैटी एसिड्स हो, हार्मोन्स हो, वेस्ट हो, कुछ भी हो, वो सब कौन सर्कुलेट करता है, ब्लड करता है। देन थर्ड वन इज ब्लड वेजल्स। अब ये तो बात हो गई, ब्लड है, पूरा सर्कुलेशन कर, लेकिन किसके थ्रू करेगा, कुछ तो वहां पे लाइन नेटवर्क होना चाहिए ना, तो उसके लिए क्या है, ब्लड वेजल्स है। तो ब्लड वेजल जो होती है वो 3 तरह की होती है। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, और इन्हीं ब्लड वेजल्स के थ्रू ये क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन को प्रोवाइड करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आर्टरीज कैसी होती हैं, वेन्स कौन कैसी होती हैं और कैपिलरीज कैसी होती हैं। तो ये तीनों ही ब्लड वेजल्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ये डिफरेंस है कि आर्टरीज जो है वो हमारे हार्ट से निकलती हैं और इसमें जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऑक्सीकृत रक्त, ऐसा रक्त जिसमें कि ऑक्सीजन है। किसको छोड़कर, इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसी तरह से वेन्स जो हैं, अब आर्टरीज ने क्या किया कि पूरी बॉडी में, बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा दिया। ठीक है, तो वेन्स क्या करेंगी, वहां पर बनने वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कलेक्ट करके पूरी बॉडी से वापस फिर से हमारे हार्ट में लाती है। इज इट क्लियर? देन व्हाट इज कैपिलरीज? कैपिलरीज क्या है फिर? कैपिलरीज जो है वो, चाहे वो आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, उसकी सबसे पतली पतली जो ब्लड वेजल्स होती हैं, सबसे पतली वो होती है कैपिलरीज। तो ये आर्टरीज की भी हो सकती हैं और वेन्स की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कैरी, इसके बारे में हम कहें, कैरी ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी टिश्यूज। तो ये मीडिएटर है, ब्लड वेजल्स के थ्रू ही जो है, जो आदान प्रदान हो रहा है हर जगह पर, वो कौन कर रहा है, ब्लड वेजल्स कर रहे हैं। आइदर इट मे बी आर्टरीज और वेन्स एंड कैपिलरीज। फिर आता है लिम्फ। क्या है, तो लिम्फ जो है वो कलरलेस टिश्यू फ्लूइड है, कलरलेस, इसमें कोई भी कलर नहीं है। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड है जो कि छन छन कर हमारी जो ब्लड वेजल्स है उससे छन छन कर कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ जाता है, बॉडी टिश्यूज के बीच में भरा रहता है और ये मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को, सपोर्ट इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी भी देता है और फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखता है। तो इस तरह से ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम।
फिर देन टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। अब हमने पढ़ लिया कि सर्कुलेशन होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अब बात आती है कि कितने प्रकार का होता है सर्कुलेशन, परिसंचरण जो है वो कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, सर्कुलेशन ऑकर्स इन टू वेज। दो तरह से होता है सर्कुलेशन जो है वो, दो तरह से होता है। एक होता है डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण, और एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल परिसंचरण। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। तो इसमें दोस्तों डबल सर्कुलेशन में ब्लड जो है हमारे हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है। एक कंप्लीट साइकिल जो होती है सर्कुलेशन की, उस दौरान ही 2 बार हमारे हार्ट से होकर गुजरता है। इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। कैसे कि पहले हार्ट में आता है, फिर ये लंग्स में जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर ऑक्सीजन लेने के बाद फिर से हार्ट में आता है, और हार्ट में आने के बाद में जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उसको फिर ये बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाता है। ठीक है, फिर वहां जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वापस हार्ट में आता है। तो आपने देखा कि 2 बार ये जा रहा है और 2 बार आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इट इज मोर इफिशिएंट। ठीक है, और इसमें इस दौरान इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बिल्कुल अलग अलग रहता है। और इस तरह का जो सर्कुलेशन है वो ह्यूमंस में पाया जाता है, बर्ड्स या एवीज में पाया जाता है, एंड मैमल्स में पाया जाता है। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां से जैसे कि देखिए, आप डायग्राम में भी ये बताया है कि देखिए यहां पर जैसे कि देखिए आप, ये क्या है, ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट का ये जो ब्लू कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये इसमें कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड से कहां पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद फिर ये क्या करेगा, लंग्स में जाने के बाद फिर क्या करेगा, यहाँ पर ये वहां से ऑक्सीजन लेगा, और फिर ऑक्सीजन के बाद में फिर ये वापस फिर से हमारे हार्ट में आता है। फिर से कहां पर आ जाता है, ये हार्ट में आ जाता है, और हार्ट में आने के बाद में फिर ये प्योर ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो यहां से आया और फिर गया, और फिर आया और फिर गया। तो इस तरह से ये डबल सर्कुलेशन है। ठीक है ना, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आता है, फिर लंग्स में जाता है, वहां से ऑक्सीजन को लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड होके आता है, फिर बॉडी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन है। अब बात आती है सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है और ये किसमें होता है। तो सिंगल सर्कुलेशन में दोस्तों ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। इस सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड जो है हार्ट में केवल एक ही बार आता है। एक कंप्लीट साइकिल जो होती है सर्कुलेशन की, उसमें केवल एक ही बार आता है। जैसे कि हार्ट में आया, हार्ट में आने के बाद में फिर गिल्स में गया, गिल से वहां से ऑक्सीजन लेके आया, फिर बॉडी में आया, और फिर से ये हार्ट में आके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। तो इस तरह का जो ये लेस एफिशिएंट है किसके कंपैरिजन में, डबल सर्कुलेशन के कंपैरिजन में। और इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग नहीं होता, मिक्स होता है। और इस तरह का जो सर्कुलेशन है वो फिशेस में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है, एवीज वर्ग में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये आपको क्लियर है। अब ह्यूमंस में कभी भी बात आती तो आपको याद रखना है कि ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, लेकिन फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। देन ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसको भी बहुत जरूरी है कि खुला और बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, तो ये किस बेस पे लिया गया है कि ओपन और क्लोज्ड। तो ये है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड। जो ब्लड का मूवमेंट हो रहा है वो किस तरह का है, इस बेस पर इसको 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या है कि ब्लड जो है वो कंप्लीटली ब्लड वेजल्स में ही नहीं बहता। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो पूरे टाइम केवल ब्लड वेजल्स में ही हो।
ये बॉडी कैविटीज में एक हार्ट रहता है, हार्ट ने पंप किया और फिर जाके ये कहीं पर भी उसे ब्लड वेजल्स नहीं ओरिजिनेट होती हैं, ये जाकर कहीं भी बॉडी कैविटीज में जाकर साइनसेस में, लेकुनी में जाके भर जाता है। और जहां भर जाता है तो वहां पे जो ऑर्गन्स हैं वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरह से कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज में नहीं रहता। उसका शुरुआत तो हार्ट से होती है, फिर उसने पंप किया तो जाके कहीं पर भी किसी भी साइनस या लेकुनी में भर जाता है और डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है ऑर्गन्स के। और इसका जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो कहलाता है हीमोलिम्फ। अब ये क्यों कहलाता है हीमोलिम्फ? हीमो मतलब ब्लड और लिम्फ कलरलेस होता है। हीमो कैसे? हीम मतलब ब्लड, तो ब्लड कैसा होता है? रेड रहता है। तो ये दोनों की तरह एक्ट करता है, ब्लड की तरह भी एक्ट करता है और लिम्फ की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, तो इसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। कभी भी आए कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है हीमोलिम्फ। अब हार्ट इज ट्यूबुलर विथ ओपनिंग्स कॉल्ड ऑस्ट्रिया। जो हार्ट है वो ट्यूबुलर रहता है, ट्यूब जैसा रहता है। ठीक है ना, तो उसमें जो ओपनिंग्स होती हैं बाहर वो कहलाती हैं ऑस्ट्रिया। और चूंकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये ब्लड वेजल्स में ही है, तो इसका ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, बहुत स्लो ये फ्लो करता है। और इस तरह का यदि हम कहें कि इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इनवर्टिब्रेट्स में, जैसे कि इंसेक्ट्स, मॉलस्क और आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, जैसे कि कॉकरोच हुआ, ग्रास ओपर हुआ, टिड्डा, स्नेल हुआ, प्रॉन हुआ, इस तरह से इन एनिमल्स में ये पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो पूरी तरह से ब्लड वेजल्स के नेटवर्क में ही फ्लो करता है। और वो ब्लड वेजल्स हो सकती आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और ये जो है वो कहीं पर भी हमारे ऑर्गन्स के डायरेक्टली टच में नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से ब्लड वेजल्स में ही फ्लो हो रहा है। जब ब्लड वेजल्स हैं तो प्रेशर भी रहेगा, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है, फ्लो जो है वो बहुत फास्ट रहता है। और ये पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। एग्जाम्पल में भी फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, पिजन, डॉग, ह्यूमन बीइंग, गोट, काउ, इस तरह से इन सब में ये पाया जाता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज आपको जो आपको याद रखना है वो ये है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोलिम्फ होता है बॉडी कैविटीज में, और क्लोज्ड में जो होता है वो ब्लड रहता है। ठीक है, नाउ ब्लड, रक्त। ठीक है, रक्त। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो होता क्या है ब्लड, ब्लड किसे कहते हैं, रक्त किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। और यही वह माध्यम है जो कि हमारे जो बॉडी में जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो वेस्ट हैं, उसको ये पूरा ट्रांसपोर्ट करता है और उनको यथास्थान पहुंचाता है। और हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। हमारी बॉडी में कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं है कि गड़बड़ चले या कोई चीज अधिक हो जाए, कम हो जाए, तो ये हमारी बॉडी में समस्थापना को बनाए रखता है, होमियोस्टेसिस को बनाए रखता है। ठीक है, अब इसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, इसका जो संगठन है, किस तरह से मिलके किस किस से मिलके बना है, तो इसमें जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, कलरलेस होता है ये। तो प्लाज्मा लगभग 55% भाग है, पूरे ब्लड का 55% जो है वो प्लाज्मा रहता है। और बाकी के जो इसमें कार्पजल्स पाए जाते हैं, जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो 45% रहते हैं। और प्लाज्मा क्या है, ये लिक्विड फॉर्म है। ठीक है ना, जिसमें कि जो ब्लड कार्पजल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो इसमें डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, तो अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, ब्लड कार्पजल्स कौन कौन सी हैं, तो एराइथ्रोसाइट्स, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पजल्स, देन ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पजल्स, और प्लेटलेट्स जो हैं वो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन बताते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है,
अब इसमें आता है कि फंक्शंस, इसके मेन फंक्शंस क्या है, ब्लड के मेन फंक्शंस क्या है। तो ये हम अभी पढ़ चुके हैं बार बार कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी में हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन एल्वुलाई में जाके भर जाती है। अब उसको कौन पहुंचाने वाला है बॉडी टिश्यूज तक, तो वो ब्लड है, ठीक है ना। यही हीमोग्लोबिन जो उसमें पाया जाता है ब्लड वेजल्स के, सॉरी आरबीसी में, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाता है, वहां छोड़ देता है, और वहां बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर से ब्लड ही आता है हमारे लंग्स तक, एल्वुलाई तक, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन करता है ये गैसेस का। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी में यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। फिर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, उनका ये ट्रांसपोर्टेशन करता है और उनको हमारे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है, ठीक है। इसी तरह से हमारी जो बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं और उसके दौरान जो मेटाबॉलिक वेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और उस वहां से फिर वो बाहर एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। देन प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी एंड क्लॉटिंग। तो WBC जो पाए जाते हैं ब्लड के अंदर वो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, क्योंकि वो तो हमारे बॉडी के क्या है, सिपाही हैं, पुलिसमैन हैं, ठीक है ना। और प्लेटलेट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करके हमको ब्लड की कमी से बचाता है और रेगुलेशन करता है। सबसे लास्ट फंक्शन है रेगुलेशन, हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है, पीएच के बैलेंस को बनाए रखता है और फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखता है। तो इस तरह से हमारे ब्लड का आपने देखा कि क्या कॉम्पोजिशन है और इसके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। देन अब बात आती है कि जो इसके कॉम्पोजिशन है जो आपने अभी पढ़ा उसको हमको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है कि इसके क्या क्या अलग अलग फंक्शंस हैं और किस तरह, कितने तरह के ये पाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा हम डिटेल इसलिए लिया है, कभी कभी इसमें पूछ लेते हैं थोड़ा सा कि आरबीसी के फंक्शंस पूछ लेते हैं, डब्ल्यूबीसी के पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो ये भी आपने पढ़ा था कि 55% प्लाज्मा रहता है, 45% जो है वो इसमें रहने पाए जाने वाले कॉर्पस्कल्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब प्लाज्मा जो है वो इसका लिक्विड वाला पार्ट है, कलरलेस वाला पार्ट है। तो इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो कि तरल संयोजी ऊतक का तरल वाला भाग है, मैट्रिक्स है, इसमें लगभग 90 से 92% वाटर रहता है, ठीक है। और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ग्लोबुलिन पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन पाया जाता है, ठीक है ना। फाइब्रिनोजिन नाम का जो प्रोटीन है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एब्सेंस में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है प्लाज्मा में, वाटर है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। ये जो है वो फ्लूइड को बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं और नर्व के फंक्शन को बनाए रखते हैं। जो हम नर्व का फंक्शन होता है वो भी इसी के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी इसी में पाए जा रहे हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन, लिपिड्स, वो। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, चूंकि ये तरल भाग है, इसका लिक्विड वाला पार्ट है, तो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, हमारे बॉडी के वॉल्यूम को और ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। जैसे कि इसमें जो एल्ब्यूमिन पाया जाता है वो स्पेशली हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, स्पेशली फाइब्रिनोजिन नाम का जो प्रोटीन है वो उधर कंट्रोल करता है, हमारे पीएच बैलेंस को, बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखता है और ये प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर सेल्स एंड केमिकल रिएक्शंस। तो जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके लिए ये जो है वो मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब इसके जो एलिमेंट्स है 45% जो इसमें सेलुलर पार्ट पाया जा रहा है, सेल्स पाए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उनके क्या फंक्शंस हैं, तो आरबीसी जो है वो एराइथ्रोसाइट्स है। आरबीसी को क्या कहते हैं हम, एराइथ्रोसाइट्स, और ये रेड कलर्ड होता है और वो बाय कॉन्केव होता है, प्लेट की तरह होता है, गहरा रहता है दोनों साइड से, ठीक है ना। और ये इसमें मैमल्स में इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते,
मैमल्स में ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है ना। फिर आपको अच्छे से याद रखना है कि कभी आ जाए कि ह्यूमंस में आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है नहीं पाया जाता, तो नहीं पाया जाता उसमें। और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से वापस फिर से लंग्स में। और इसका लाइफ स्पान 120 डेज है, 120 दिन तक ये जीवित रहता है। फिर WBC जो ल्यूकोसाइड्स कहलाता है, ये कलरलेस है और न्यूक्लिएटेड सेल है। जैसे कि आरबीसी नहीं था न्यूक्लिएटेड, लेकिन ये न्यूक्लिएटेड है और ये जो है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा के रखता है। इसके कितने प्रकार होते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये इसके टाइप्स हो गए। फिर आता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स बहुत छोटे होते हैं और सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े, और ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है, और हमें ब्लड लॉस से बचा के रखते हैं। और इनका जो लाइफ स्पान होता है वो 7 से 10 दिन तक होता है, ठीक है। अब बात आती है ब्लड वेजल्स कितने प्रकार की होती है। तो ब्लड वेजल्स होती आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या करती हैं, हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर हमारे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाती हैं, ठीक है ना। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। कैसी होती है इनकी, थिक होती, थिक मोटी, इनकी दीवार जो है वो मोटी होती है, वॉल जो होती है वो थिक होती है, मस्कुलर होते हैं, इलास्टिक होती है। इनकी वॉल्स कैसी होती है, थिक होती है, मस्कुलर होती है और इलास्टिक in नेचर। इनमें वॉल्व नहीं पाए जाते, इनमें कपाट नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें बहने वाला ब्लड बहुत प्रेशर के साथ बहता है, तो उसमें वॉल्व की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उसके उल्टे बहाव को रोकने के लिए इसमें वॉल्व पाए जाएं, तो इसमें देयर इज नो वॉल्व। यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, किसको छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। अब हम आते हैं वेन पर, शिरा पर। आर्टरी को हिंदी में बोलते हैं धमनी, वेन यानी शिरा। तो शिरा जो है, वेन जो है, ये हमारे कहां से कहां की तरफ लाती है ब्लड को, ये हमारे ब्लड को कहां से, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन से लेकर वापस फिर से हार्ट में लाती है। तो इसकी वॉल्स होती है थिन और लेस मस्कुलर होती हैं और इनमें वॉल्व पाए जाते हैं, क्योंकि पूरे ऑर्गन से ला रही हैं तो बहुत धीमे धीमे इकट्ठा कर रही हैं उसको, फिर स्टोर कर रही है, तो इनमें बहुत उल्टे बहने की आशंका रहती है, इसलिए इनमें वॉल्व पाए जाते हैं। और इसमें बहने वाला जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि हमारे बॉडी ऑर्गन्स में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है और उस दौरान वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ऐसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेकर वेन्स हमारे हार्ट तक वापस फिर से लाती हैं, ठीक है। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसको छोड़कर, पल्मोनरी वेन को छोड़कर। फिर कैपिलरी क्या है, तो माइक्रोस्कोपिक थिन वॉल वेजल्स हैं, बहुत पतली पतली। आपने देखा होगा यदि आंख भी हमारी लाल हो जाए ना तो आंख में भी पतली पतली ऐसी दिखते हैं, बिल्कुल रेशे टाइप की, वो कैपिलरीज होती है। ब्लड तो ऑक्सीजन को लेके हर एक जगह जा रहा है, पतली। हमारी स्किन में भी आपने देखा होगा कभी छिल जाता है तो खून निकल आता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर भी पतली पतली कैपिलरीज हैं। पहुंचाने वाली कैपिलरीज किसकी हैं, आर्टरीज की है, वहां से इकट्ठा करके लाने वाली किसकी है, वेन्स की हैं। तो ये कनेक्ट करती हैं आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स को, ठीक है, और ये उसका एक्सचेंज मीडियम है। तो इस तरह से ये ब्लड का खत्म हो जाता है, इसके कंपोनेंट्स और उसके फंक्शंस के बारे में। अब बात आती है कि ब्लड सेल्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो ब्लड सेल, स्पेशली ब्लड सेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ब्लड सेल्स के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें कि जो एलिमेंट्स हैं इसके कौन कौन से हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है आरबीसी, इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स में क्या है कि आपको अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि बायकॉन्केव होती है। बायकॉन्केव कैसे, देखिए आप ये जो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये कैसा है, देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा प्लेट लाइक है, ठीक है ना, गहरा है। तो ये डिस्क शेप्ड सेल्स हैं, बायकॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल्स हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, रिच इन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये कहाँ बनती हैं, आरबीसी, रेड बोन मैरो। अब बात आती है बोन मैरो क्या है। तो जितनी हम हमारी बॉडी में लंबी बोन्स हैं, जैसे ह्यूमरस हुआ, फीमर हुआ, ह्यूमरस हमारे बाह वाली हड्डी है, फीमर हमारे पैर वाली है, तो इनके जो एंड्स होते हैं उस पर बनती है बोन मैरो, और बीच में जो खाली जगह रहती है, खोखली रहती है, हॉलो रहती है, उसके अंदर बोन मैरो बनती है।
तो ये जो आरबीसी है ये उसके सिरों पे बनती है, ठीक है, एंड्स पर। फिर इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग एसिड वेट बैलेंस। तो ये इसका फंक्शंस हो गया। लाइफ स्पान 120 डेज है, ठीक है ना। और फिर बात आती है कि डब्ल्यूबीसी क्या है? तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइड्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? न्यूक्लिएटेड है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, लेकिन ये न्यूक्लिएटेड है। वो रेड रहती है, तो ये कैसी है? कलरलेस है। और इसका शेप वो डिस्क शेप्ड है, लेकिन ये कैसी है? इरेगुलर शेप, लाइक अमीबा, ठीक है। और इसका जो नंबर है, इसकी संख्या जो है आरबीसी की तुलना में कम रहती है, ठीक है। और इसकी जो टाइप्स है वो कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है। और इसके जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्युलोसाइट्स होती है और एक ग्रैन्युलोसाइट्स होती है। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, जिसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में ये ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते, एक ग्रैन्युलोसाइट्स होती है। अब बात आती है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोस यानी थ्रोम्बो से समझिए क्लॉट को बनाने वाली थ्रोम्बोसाइट्स। स्ट्रक्चर होता है इसका टाइनी, बहुत छोटी सी होती है, इरेगुलर होती है, किसी भी सेल का टुकड़ा सा टूट गया तो वो होती है। और इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें भी कोई भी क्या नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और ये रेड बोन मैरो में बनती है, प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स, बड़ी सी जो कैरियोसाइट्स होती है उसको टूट के ये बन जाती है। इसका फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और इसका लाइफ स्पान जो पहले पढ़ चुके 7 से 10 दिन होता है। तो ये इसके बाद में अब बात आती है कि लिम्फेटिक सिस्टम, टिश्यू फ्लूइड। देन व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज ए क्लियर कलरलेस फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड। आपको कहा था कि ये कैसे बनता है? जब हमारे ब्लड वेजल्स में जो भी बह रहा है ब्लड, उसमें से प्लाज्मा वाला पार्ट छन छन कर हमारे ब्लड वेसल्स के बाहर इकट्ठा हो जाता है, वो लिम्फ कहलाता है, ठीक है। तो ये कैसा है? क्लियर है, कलरलेस है और फॉर्म फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड से फॉर्म हुआ है, यानी प्लाज्मा से। इट सर्कुलेट्स इन लिम्फेटिक वेसल्स एंड इज नॉट पंप्ड बाय द हार्ट। ये हार्ट के द्वारा पंप नहीं होता है, ये कहाँ सर्कुलेट होता है? वहां से छनकर जब आता है तो इसका बहुत सी क्वांटिटी तो एब्जॉर्ब हो जाती है, वापस फिर से ही कहाँ चली जाती है? ब्लड वेसल्स में। लेकिन जो एक्सेस में होता है वो फिर लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है और पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, और ये हार्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं रहता। तो अब कैसे फॉर्म होता है ये? तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरह से छन छन कर आ जाता है। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें 90% वाटर रहता है। प्रोटीन्स, प्लाज्मा से भी कम प्रोटीन्स पाया जाता है। इसमें मेनली लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जो हमारी बॉडी के पुलिसमैन है। तो इससे ही समझ में आ रहा है कि मेनली इट इज कंसर्न विथ इन्फेक्शंस और प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। फैट्स, इसमें और क्या? फैट्स इन द फॉर्म ऑफ काइल इन लैक्टियल्स, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब डाइजेशन हो जाता है फैट्स का तो क्या बनते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब नहीं करती इसे, उसके बीच में एक लंबी सी, मैंने कहा था आपने जब पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसमें लंबी सी ट्यूब होती है माइक्रोविलाई के अंदर, वो जो है वो फैट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो वही जो होते वो लैक्टियल कहलाती हैं, और जो फैट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो काइल होता है, ठीक है। तो इसमें सॉल्ट्स रहते हैं, ग्लूकोज रहता है, यूरिया रहता है, इस तरह से इसमें कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी रहते हैं। फिर लिम्फ नोड्स क्या हैं? जो फूली हुई ऐसी स्वोलन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट रहते हैं, और इनमें लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, लिम्फ को फॉर्म करने वाली सेल्स, ठीक है ना। तो ये हमारे ब्लड को जो भी आया इसमें इसको फिल्टर कर देती है, लिम्फ को, जो लिम्फ नोड्स होती है फिल्टर कर देती है, साफ कर देती है लिम्फ को, और वो जो हार्मफुल उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको ट्रैप कर लेती है, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है, और हेल्प करती है इम्यून सिस्टम में। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? तो ये क्या करता है? रिटर्न्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम। जो भी ब्लड आ जाता है टिश्यू फ्लूइड उसमें से छनकर फिल्टर होके जो आ जाता है हमारी बॉडी ऑर्गन्स के बीच, उसको ये फिर से वापस फिर से ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है।
और ये एब्जॉर्ब फैट्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये एब्जॉर्ब करती हैं फैट्स को और फैट में सॉल्युबल होने वाले विटामिन को, जो होते हैं ए, डी, ई एंड के इंटेस्टाइन से, और उनको वापस फिर से ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है, हेल्थ एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। और लिम्फेटिक वेसल जो हैं वो बिल्कुल ब्लाइंड एंड्स होते हैं, उनके ब्लाइंड एंड्स होते हैं जिसको लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं टिश्यूज में, और ये सब मिलकर फिर जो है लार्जर वेसल्स बनाती हैं और इनमें वॉल्व पाए जाते हैं, क्योंकि वो स्लो मूव फ्लो कर रही हैं इसलिए इनमें वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड है जो रिटर्न करता है ब्लड में, रिटर्न कर देता है फ्लूइड को और एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो इस तरह से दोस्तों ये मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर तरह से आपको ये क्लियर कर सकूं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो इसको मैंने पार्ट्स में आपको समझाऊंगी। आज जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। कुछ ऐसा टॉपिक हो कि जो आपको लग रहा है कि आपको पढ़ना है तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बताइए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं इसके अगले भाग में।